नमस्कार दोस्तों। इंडियन मीडिया एक ही बात बोल रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल का ईरान का युद्ध शुरू नहीं होगा। और क्यों बोल रहा हूं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। और अगर आप इंडियन मीडिया की बात सुनेंगे तो हर महीने वो एक नया विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 वो शुरू कर देते हैं। हर महीने आपको एक दो बार ऐसे ही न्यूज मिलेगी। ये पूरा यूट्यूब भरा होता है। ओ जी शुरू हो गया बस अगले महीने से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और इजराइल इतनी बुरी तरह से ईरान को ठोकेगा, ईरान तबाह हो जाएगा, वहां पर गाजा की तरह वहां पे सब कुछ फ्लैट हो जाएगा। अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि एक प्लेन इजराइल से उड़ा है और ईरान की तरफ वो चला गया है। आपको ऐसी सेंसेशनल न्यूज क्रिएट करने वाले बड़े फेंकू लोग आपको दिखेंगे। एक्चुअल में मुद्दा ईरान और इजराइल का अभी रहा ही नहीं। ईरान और इजराइल तो बहाना है। मुद्दा है इजराइल को भी एक लंबे युद्ध में फंसाना है, अपने हथियार बेचने हैं, और दूसरी तरफ रशिया को भी इस युद्ध के अंदर गधेड़ना है, यानी कि उनको भी बीच में ला दिया गया है। पूरा समझाऊंगा वो कैसे है। और टारगेट ना इजराइल है ना रशिया है, टारगेट चाइना है। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले आपको मैंने बताया था कि जैसे ही यूएस के इलेक्शंस आने वाले होंगे, एक युद्ध यहां पर थोपा जाएगा यूएसए की तरफ से, क्योंकि बाइडन चाहते हैं कि इस एरिया में एक युद्ध शुरू हो और उसके अंदर वो इंटरवीन करें, सपोर्ट करें, इजराइल को दिखाएं कि देखिए जी हम आपके साथ खड़े हैं। और अमेरिकन जो हैं इमोशनली ब्लैकमेल होकर, बेवकूफ़ बनकर वो बाइडन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स को वो वोट देंगे। मुद्दा चाइना क्यों है पहले मैं वो समझाता हूं। चाइना को थोड़ा सा इन्होंने तंज कसा अमेरिका ने। 1 महीना पहले G7 हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स हुई। वहां पर बाइडन आपको दिखाई दिए कि हमेशा वो एक सुइयां जो होती हैं वो चुबो रहे थे चाइना को। वो बार बार बोल रहे थे कि तुम ना जो ये इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर में, उसकी बजाय तुम अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। यानी कि एक तमाचा मारा चाइना को। चाइना तमाचे खाने वाली आदत नहीं है कम्युनिस्ट की। उन्होंने भी एकदम से एक पैकेज अनाउंस कर दिया जो इन्होंने ट्रंप के जीतने के बाद इन्होंने अनाउंस करना था नवंबर में, वो सितंबर में ही अनाउंस कर दिया। 1 ट्रिलियन का पैकेज दिया है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करने का। अब यहां पर यह हालत हो गई है, स्टॉक मार्केट बढ़ गई है ऑलमोस्ट 25-30%। 3-4 दिनों में ही स्टॉक मार्केट बढ़ गई। रियल एस्टेट के प्राइसेस जो गिर रहे थे स्टेबल नहीं हुए, बढ़ने शुरू हो गए हैं। मकान बिकने शुरू हो गए हैं। इकोनॉमी रिवाइव हो गई है और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना में जो अभी जो छुट्टियां चल रही हैं 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, हमें छुट्टियां नहीं चाहिए। वी वॉन्ट कि स्टॉक मार्केट बढ़े, हम पैसा बनाना चाहते हैं। यानी कि जो बाइडन चाइना के ऊपर हंस रहा था, आज चाइना बाइडन के ऊपर हंस रहा है। और अमेरिका क्या चाहता है? वो चाहता है कि चाइना को बिल्कुल मिट्टी में रखा जाए और यहां पर एक युद्ध शुरू किया जाए। अब मिडल ईस्ट में युद्ध शुरू करवा दिया। ये भी मैंने बोला था आपको कि युद्ध भी शुरू होगा तो मिडल ईस्ट में शुरू होगा। लेकिन मिडल ईस्ट ही क्यों? अगर चाइना को ये बात का मालूम है, इंडियन मीडिया इसको कवर क्यों नहीं करता? इशू है मिडल ईस्ट के पास है तेल। जब भी वहां पर जो वॉर होता है वो शुरू होता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं। उसका नुकसान किसको होता है? भारत को और चाइना को, क्योंकि चाइना और भारत दोनों ही बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। और चाइना तो जितना तेल भारत इंपोर्ट करता है उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना इंपोर्ट करता है। यानी कि जब तेल की प्राइसेस बढ़ेगी तो इकोनॉमिकली चाइना हिट होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और यही चीज़ बाइडन चाहते थे। उन्होंने एक काम किया। अभी अभी जब एक इंटरव्यू हुआ हमारे बाइडन साहब के साथ, तो प्रेस रिपोर्टर्स ने बोला कि भाई आप इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा? तो बाइडन के मुंह से निकल गया कि हम सजेस्ट कर रहे हैं इजराइल को कि वो ऑयल फैसिलिटीज़ जो ईरान की हैं उसे वो टारगेट करे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नहीं करना है। क्या बोला? जो ऑयल फैसिलिटीज़ ईरान में है उनको आप हिट कीजिए। सोच कर देखिए क्यों किया जा रहा है? ताकि ऑयल की प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाएंगी, बढ़ने शुरू हो जाएंगी। ईरान बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है ऑयल का। अब हुआ क्या था? अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पर कि यूएसए ने खेल क्या खेला है और कैसे इजराइल को, रशिया को, चाइना को, सबको उसने लपेट लिया एक अननोन इनविजिबल युद्ध के अंदर।
यूएसए का फोन जाता है ईरान को और उसे बोल दिया जाता है कि तुमने जो अभी हरकत करी है इजराइल के साथ, अभी इजराइल तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है और वो तुम्हारे ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, तेल के जो गोडाउन पड़े हैं, इनको आग लगाने वाला है। तुम अपने आप को बचाने के लिए एक काम करो, हिजबुल्ला को तुम अपने हथियार भेजो। लेकिन अगर तुमको प्लेन हिजबुल्ला के पास पहुंचोगे तो इजराइल उसको उड़ा देगा। तुम एक काम करो, रशिया के बेस हैं, एयर बेस है सीरिया के अंदर, तुम अपना प्लेन वहां भेजो, वहां से हथियार हिजबुल्ला के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि रशिया के ऊपर कभी भी इजराइल अटैक नहीं करेगा। तो ईरान ने भी वही किया, उसने प्लेन उड़ाया और उसने सीरिया के जो रशिया का एयर बेस था उसके अंदर अपने हथियार भेज दिए। दूसरी तरफ बाइडेन का फोन जाता है इजराइल को कि भैया मुझे अभी अभी पता लगा है ईरान अपने हथियार भेज रहा है हिजबुल्ला को, उसका प्लेन अभी लैंड किया है सीरिया में जो रशिया का एयरबेस है, बाकी तुम देखो कि तुमने क्या करना है। अब इजराइल अपने कंट्री को बचाने के लिए एक ही काम किया, उन्होंने जाकर रशिया का जो ये एयरबेस था सीरिया के अंदर, उसके अंदर एमुनिशन डिपो भी था, उसको उड़ा दिया। और इतना बड़ा ये रशिया का एयरबेस था, इसको उड़ाने के साथ साथ उन्होंने ईरान का जो कार्गो प्लेन था उसे भी उड़ा दिया। और ये जो कार्गो प्लेन था, इनकी जो एयरलाइंस है उसकी तरफ से था, ईरान की एयरलाइन से। इसके बाद हुआ क्या है? हुआ ये है, रशिया भी गुस्से में है, सीरिया भी गुस्से में है, ईरान तो गुस्से में था ही। और रशिया और सीरिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उस सबको एंगेज कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे कर दिया। अब वो आमने सामने हो गए हैं इजरायली फोर्सेस के साथ, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि उस एरिया में भी इजराइल अपना एक धाक बना रहा है और जो वहाँ पर एक हौतीस के जो उग्रवादी हैं उन्हें भी ठोक रहा है। आप सोच के देखिए, बाइडेन ने एक ही मूव से दोनों तरफ डबल प्ले कर कर युद्ध शुरू करवा दिया और एक लंबे युद्ध में डाल दिया इजराइल को भी, क्योंकि अब उसे मल्टीपल फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। रशिया को भी यूक्रेन से लड़ रहा है, अभी सीरिया में अपने एसेट्स को बचाना पड़ेगा, उधर इजराइल को भी उसको कंटेन करना है। दोस्तों, ये है कि उन्होंने सबको फंसा दिया। नाउ चाइना इज इन अ फिक्स अगेन। फिक्स इसलिए, उसको अभी अभी पैकेज दिया था अपनी कंट्री की इकोनॉमी को राइज करवाने के लिए, अब उसे एक नया पैकेज देना पड़ेगा, यानी कि उसे और ट्रिलियंस जो मनी है वो मार्केट में फेंकने पड़ेंगे अपनी कंट्री को बचाने के लिए और आगे लेके जाने के लिए। इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा? मुझे नहीं लगता कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। उसका रीज़न है एक, उसको डायरेक्ट पंगा लेने की ज़रूरत क्या है जब उसके पास लेबनान है, सीरिया है, उधर आपके पास यमन है, वो वहाँ पर ईरान को हिट करेगा। जैसे उसने अभी अभी जो कॉकरोच थे ईरान के लेबनान में बैठे हुए, उनको लेबनान में जाके उड़ा दिया। ईरान से डायरेक्ट पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा एक फ़ोटोज़ दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अगर कोई अटैक किया जाएगा, जैसे एक ऑयल के डिपो होते हैं, वो जाएगा, इजराइल जाएगा ईरान के अंदर, एक आधा डिपो को उड़ा देगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा। जब ऑयल का डिपो एक उड़ता है तो धुआं ही धुआं होता है, उससे वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। उसकी वीडियोस दोबारा से फेंकों की तरफ से बननी शुरू हो जाएंगी भारत के अंदर। तो इनको भी थोड़ा मसाला देना होता है। इजराइल इनको खुश रखता है फेंकों को, अभी अभी प्लेन उड़ा है, अभी बस न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है, तो ऐसी बातें बोलने के लिए ये वीडियोस बनेगी। अब टारगेट ईरान नहीं है दोस्तों, टारगेट हिजबुल्ला है, हाउतीज हैं, वो सभी लोग हैं जो इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से इजराइल भी वही काम करेगा कि इन कॉकरोचों को जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको घर में घुस के मारेगा। और भाई हिजबुल्ला का नया चीफ अभी अभी अपॉइंट हुआ था, 1 घंटे के भीतर उसको भी मार दिया। अभी तो उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये मेंशन ही किया था हिजबुल्लाज न्यू चीफ, और वहीं पर वो थीफ बन गया, 72 होरों का थीफ, वो चला गया ऊपर। अब मेरी सजेशन है इजराइल को, देखिए अब मेरी बातें तो इजराइल भी सुनता है, तो मैं इजराइल को बताना चाहता हूँ कि भाई जब आप ये सारे कॉकरोचों को ख़त्म कर रहे हैं, सब जगह पर आप पार्किंग लॉट्स बनाने शुरू कर दिए, तो मेरा एक सजेशन है कि हमारे बगल में भी एक ऐसा ही जानवर बैठा है, पाकिस्तान नाम का। आप एक काम कीजिए, जब आप बाकी सब जगह पे सब कुछ साफ कर रहे हैं, एक जैसे गाजा को गंजा कर दिया, पाकिस्तान को भी कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जो स्यापा है दुनिया का, यानी कि जो बीमारी है पाकिस्तान नाम की, वो ही ख़त्म हो जाएगी, उसको आप
फ्लैट कर दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हमारा आदमी इमरान खान, जिसको अभी अभी उन्होंने अंदर करके रखा है, उसको भी छुड़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जैसे ही बाहर निकलेगा वो हमारा काम करना शुरू करेगा। आप ऊपर से बॉम्ब फेंकना, वो नीचे से गोलियां चलाएगा और पाकिस्तान के वो टुकड़े कर देगा या फ्लैट वो कर देगा। अब भारत कहाँ खड़ा है दोस्तों? हम किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ रहे, हम एक ही धुन में चल रहे हैं। वो क्या है कि भारत की तरक्की करनी है। अब भारत की तरक्की कैसे होगी? हम किसी की लाइन में नहीं जा रहे, हम अपनी लाइन खुद खड़े कर रहे हैं। अब किया क्या है हमने डीप स्टेट की जो नब्ज है उसको पकड़ लिया कि किस तरह से वो हमारे देश में हमेशा गन डालते हैं, हमारी कंपनीज को, हमारी कंट्री को नीचे करने के लिए वो कौन कौन से हथियार वो यूज करते हैं। सबसे बड़ा हथियार होता है इनका रेटिंग एजेंसीज का। आप सोचकर देखिए, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी में हमारी अपनी खुद की एक रेटिंग एजेंसी खोल दी, जो अब दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी रेटिंग हम करेंगे। यानी कि मूडी है, फिश है, S&P है। मूडी तो वो है ना, अपने मूड के हिसाब से वो रेटिंग देते हैं। अब इनकी मोनोपोली और इनकी तानाशाही हमने तोड़ कर रख दी है। अब आप देखेंगे कि USA हो, उनकी कंपनियां हो, अब उनको जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा कि भाई इनकी रेटिंग अगर हमने कम करी है या ज़्यादा करी है तो क्यों की है। इसे बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमसे पंगा मत लेना, क्योंकि ये मोदी है, मोदी से लोगे पंगा वो कर देगी आपको नंगा। तो इनकी जो दादागिरी थी, दादागिरी गई तेल लेने। ये मोदी बैठा है, ये भारत के लिए वो सारे काम करेगा जो भारत को तरक्की की तरफ ले जाएगा। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं इससे पहले भी, जहां मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जहां पर कमियां हैं, बीजेपी के अंदर RSS की लड़ाइयां हैं, सड़कों पे आ गई हैं, इसे बंद करना पड़ेगा अगर हमने अपने देश को बचाना है। दूसरी तरफ राहुल है, वो इस सारी कमियों को यूज करता हुआ, अभी आप देखिए हरियाणा है, हिमाचल है, या इवन कि जम्मू कश्मीर है, वहां पर इसे यूज करता जा रहा है। और वो सारे कार्ड्स बीजेपी के उनके हाथ से छीनकर अपने हाथ में रख रहा है। उसे एक प्लान दे दिया गया है कि जो प्रॉमिसेस मोदी जी ने पूरे नहीं किए हिंदुओं के लिए, वो तुम पूरे करो। दोस्तों, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, हमारे हाथ से ही देश निकल जाएगा। और मोदी जी हैं, मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि भाई, जिसको बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट, इतने लेवल पर भारत को लेके जाने की वो प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुद्दे हैं इंटरनल, जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया। इजराइल है, अपने मुद्दों पर काम भी कर रहा है, सफल भी हो रहा है, बिकॉज ही इज नाउ टेकिंग द राइट स्टेप्स। और यही गुहार है मेरी मोदी जी से बार बार, सर 2024 में आपने बोला था पहले 90 दिन में, 100 दिन में मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। जो ये काम आपने किया है कि एक अपनी ही रेटिंग एजेंसी खोल दी, दुनिया को रेटिंग अब हम देंगे, हम दुनिया की रेटिंग पर नहीं चलेंगे। ये है बड़ा काम, लेकिन इससे बड़े काम और बहुत हैं जो कॉकरोच पूरे भारत में फैलते जा रहे हैं, इनको रोका ही नहीं जा रहा। आप ही की रोड्स, आप ही के रेलवे को जो आपने हाई स्पीड बना दिए, उतनी ही हाई स्पीड से वो फैलते जा रहे हैं हमारे ही देश में। मोदी जी, 2024 है, ये मेरा बिलीफ है ऑन बिहाफ ऑफ 100 करोड़ हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। आप हमें लेट डाउन नहीं करेंगे, आप कुछ बड़ा ही करेंगे 2024 में। इजराइल ने बहुत बड़ा काम किया है, उसने अपने दुश्मन, वो बेशक ईरान में हो, हमास का जानवर हो, हिजबुल्ला का जानवर हो, नया आने वाला नया, सबको ऊपर पहुंचा दिया। 3000 उग्रवादी एक दिन में उसने उड़ा दिए। अगले दिन 500, उससे अगले दिन 50, उससे अगले दिन सारे हथियार सब उड़ा दिया। अब हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप भी गई तेल लेने। जिस दिन आप ये काम कर देंगे, उस दिन ये पूरा देश आपके सामने एक ही बात बोलेगा, जा बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। इंक्लूडिंग राहुल गांधी उस लाइन में खड़ा होगा। आई होप यू विल नॉट लेट अस डाउन। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।